वेलकम टू DGMS एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में हम माइंस रूल 1955 का चैप्टर सेकंड कमेटी देखने वाले हैं, जो रूल नंबर 3 से रूल नंबर 20 तक रहेगा। रूल नंबर 3, टर्म ऑफ ऑफिस। जो भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना रहेगा वो इस रूल में डिस्कस किया गया है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स रिफर्ड टू इन क्लॉज C-D-E ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। मतलब जो माइंस एक्ट का सेक्शन 12 है कमेटी, वहाँ क्लॉज C-D और E के तहत जो मेंबर्स अपॉइंट हुए थे, जिसमें क्लॉज C में बताया गया था कि 2 मेंबर माइंस में काम करने वाले माइनर्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने वाले रहेंगे, आउट ऑफ विच वन क्या रहेगा, एक कोल माइंस के वर्कर्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही D में ऑनर था, 2 मेंबर्स ऑनर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कमेटी में रहेंगे। E में थे 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स। तो इन जो 6 मेंबर्स हैं, इनका जो कार्यकाल रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, शैल बी 3 years, 3 साल का रहेगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच देयर अपॉइंटमेंट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में उनका अपॉइंटमेंट नोटिफाई किया है उस डेट से। प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years to hold office until appointment of his successor is notified in the official gazette। 3 साल का टर्म होने के बाद जब तक उनके प्लेस पे, उस पर्टिकुलर पर्सन के प्लेस पे कोई दूसरा सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता, उसके अपॉइंटमेंट तक उस पर्सन का टर्म कंटिन्यू रहेगा, वो टर्म सर्व करेगा जब तक उसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट या सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाता ऑफिशियल गैजेट में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ मेंबर अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड एंड शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस on the expiry of term of office until the appointment of his successor is notified in the official gazette। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कैजुअल वैकेंसी दी है, जैसे 7 लोग थे, 8 लोग जो भी थे, अगर उनमें से कोई किसी की डेथ जाती है या कोई रिज़ाइन कर देता है, तब वो वैकेंसी खाली हो जाती है और वैकेंट हो जाती है। उसकी जगह पे अगर कोई दूसरा पर्सन सब्स्टिट्यूट या सक्सेसर अपॉइंट किया गया हो, जैसे एक पहले ए पर्सन थे, उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल का 1 साल कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उनके 2 साल बचे थे। उस समय जब उनके 2 साल बचे थे, उस समय या तो उनकी डेथ हो गई थी या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, तब उनके प्लेस में उनका एक सक्सेसर, उनकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट अपॉइंट किया जाएगा। तो उनका टर्म कितना रहेगा, तो पहले पर्सन का जो टर्म बचा था, जैसे 1 साल हो गया था, उनके 2 साल बचे थे, तो वो 2 साल का टर्म जो नया अपॉइंट किया हुआ सक्सेसर रहेगा, जो कैजुअल वैकेंसी फिल करता है, वो कंप्लीट करता है। मतलब जो कैजुअल वैकेंसी फिल करेगा उसका टर्म 3 साल का नहीं रहेगा, वो बचा हुआ कार्यकाल उस पर्सन का जिसकी जगह पे ये अपॉइंट हुआ है वो कंप्लीट करेगा। साथ ही में यहाँ पर दिया गया है ये तब तक इस टर्म को कंप्लीट करेगा, कंटिन्यू करेगा, जब तक उसकी जगह पे फिर नया पर्सन, जो बचा हुआ टाइम था उसके बाद नया पर्सन उसकी जगह पे कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता, तब तक वो टर्म ऑफ ऑफिस से कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, सेक्रेटरी ऑफ कमेटी। यहाँ दिया गया है कि जो कमेटी कंस्टिट्यूट होती है सेक्शन 12 में, उसका सेक्रेटरी कौन रहेगा।
An inspector of mines nominated in this behalf by the chief inspector shall act as the secretary to the committee. तो इंस्पेक्टर का जो भी सेक्रेटरी है कमेटी का कौन बन सकता है? तो कोई भी इंस्पेक्टर जिसे चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करे एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, वो बनेगा सेक्रेटरी. नेक्स्ट है रिनोमरेशन. मीन्स जो भी पर्सनस कमेटी में हैं उनका जो पे है वो कैसा होगा, उसका क्या मैटर रहेगा, उसका कैसा फॉर्मेट रहेगा. तो यहाँ बताएगा कि मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल रिसीव सच ऑनरेरियम एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स. यहाँ होगा ये कि कितना पैसा रिसीव करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है कि जो भी मेंबर्स है कमेटी के उन्हें कितना पैसा मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा. नेक्स्ट है रेजिग्नेशन. अ मेंबर अदर दैन द चेयरमैन में रिजाइन द ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन. ऐसा कोई भी मेंबर अदर दैन द चेयरमैन को छोड़ के बाकी जो भी 7 मेंबर जो होते हैं, अगर उनको रिज़ाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है चेयरमैन को एड्रेस कर सकते हैं, एड्रेस देंगे या मतलब चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन वो पेश करेंगे. लेकिन अगर चेयरमैन को ही रिज़ाइन करना है तब चेयरमैन किसको करेगा रिज़ाइन? ये करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. अपना जो रेजिग्नेशन होता है वो प्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. नेक्स्ट, द रेजिग्नेशन टू referred to in sub rule 1 or sub rule 2 above shall take effect from the date of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of receipt of such resignation, whichever is earlier, by the chairman of the central government as the case may be. मतलब अभी जो रेजिग्नेशन दिया गया था, जिन्होंने रिज़ाइन किया, वो कब से इफेक्ट में आएगा? तो जिस दिन से वो रेजिग्नेशन जो बाकी मेंबर ने चेयरमैन को दिया है या चेयरमैन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, तो जिस दिन चेयरमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं उस दिन से, या फिर अगर एक्सेप्टेंस का केस नहीं हो तो जिस दिन ये रेजिग्नेशन रिसीव हुआ है उसके 30 दिन के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट रेजिग्नेशन रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ है, ये माना जाएगा. नेक्स्ट है रूल नंबर 8, एब्सेंस फ्रॉम इंडिया. मतलब जो मेंबर्स को इंडिया से एब्सेंट रहना है उसके लिए क्या प्रोविजंस दिया है ये इसमें देखेंगे. सो बिफोर अ मेंबर लीव्स इंडिया, मतलब जब भी किसी मेंबर को इंडिया लीव करना मतलब छोड़ना है, he shall intimate to the chairman the date of his departure from and the date of his expected return to India. मतलब किस डेट को वो मेंबर इंडिया से जाने वाला है और किस डेट का उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये दोनों उसे इंडिया को छोड़ने से पहले चेयरमैन को बताना होगा. बी में बताया है सब रूल में, सॉरी क्लॉज में दिया ये कि इफ ही इंटेंड्स टू बी absent फ्रॉम इंडिया फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 6 months, ही शैल टेंडर हिज रेजिग्नेशन. अगर कोई मेंबर 6 महीने से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहना चाहता है तो उस केस में उसे रिज़ाइन देना पड़ेगा. अगर कोई मेंबर 6 महीने से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहना चाहता है तो सीधा सा मतलब है कि 6 महीने से ज़्यादा कोई भी मेंबर है कमेटी का कंटिन्यूली इंडिया से बाहर नहीं रह सकता. अगर रहना है तो उसको कमेटी से अपना इस्तीफा देना होगा. नेक्स्ट है सब रूल 2, इफ एनी member leaves India without taking, अगर कोई मेंबर इंडिया छोड़ता है बिना चेयरमैन को बताए, मतलब जो भी अपना सब रूल 1 में दिया गया था प्रोसीजर, अगर वो फॉलो नहीं करता है और बिना बताए वो इंडिया छोड़ देता है, तब ही शैल बी डीम्ड टू हैव रिजाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया. मतलब जिस दिन से वो इंडिया छोड़ा है उस दिन से हमें ये मानेंगे कि उसने रिज़ाइन कर दिया, इन केस वो चेयरमैन को नहीं बताता है तब. नेक्स्ट है नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज. अब क्या होगा, किसी ने रिज़ाइन किया हो, किसी का डेथ हुआ तो क्या होगा, उस कमेटी में
वो सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। उस केस में नोटिफिकेशन किस तरह से देंगे, या यहाँ पर दिया गया है सब रूल फर्स्ट, द चेयरमैन शाल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट एज सुन एज द वैकेंसी ऑकर्स इन द मेंबरशिप ऑफ द कमिटी बाय द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ अ मेंबर। अगर किसी भी मेंबर का डेथ होता है या वो रिज़ाइन करता है, उस केस में चेयरमैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास इस कमेटी में वैकेंसी वैकेंट हो गया है ड्यू टू समवंस डेथ या फिर रेजिग्नेशन। लेकिन अगर चेयरमैन की डेथ हो जाए, अगर चेयरमैन ही मर जाए या वो उसकी सीट वैकेंट हो जाए, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो चीफ इंस्पेक्टर बताएगा या फिर कोई इंस्पेक्टर जो उस बिहाफ में अपॉइंट किया गया हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। ऑल क्वेश्चंस विच द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर either at its meeting or by circulation of papers as the chairman may direct। जितने भी क्वेश्चंस जो हैं जिसे कंसिडर करना होता है कमेटी में, वो या तो मीटिंग में कंसिडर कर सकते हैं या फिर पेपर में लिख के या पेपर में जो क्वेश्चंस है उसको सर्कुलेट करेंगे मेंबर्स के अमॉन्ग और उसके ऊपर भी उसका ओपिनियन लेंगे। तो इसके दो वे हो सकते हैं, आइदर बाय कंसिडरिंग एट इट्स मीटिंग और बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स। अब ये दो में से कौन सा तरीका अपनाना है ये डिपेंड करता है चेयरमैन पे। चेयरमैन या तो पेपर सर्कुलेट करके उसको कर सकता है या फिर मीटिंग में उसको ले सकता है, डिस्कस कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट पेपर्स नीड नॉट टू बी सर्कुलेटेड टू एनी मेंबर्स हु इज़ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एट द टाइम। अगर पेपर सर्कुलेट करना है, पेपर सर्कुलेशन से अगर किसी डिसीजन पे लाना है, उस केस में वो जो पेपर है वो हम इंडिया के बाहर जो मेंबर हैं उनको नहीं देंगे, उन्हें सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मेंबर्स इंडिया में ही प्रेजेंट है उन्हीं को ही जो पेपर होगा वो दिया जाएगा। व्हेन अ क्वेश्चन इज रिफर्ड टू बाय द सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स, any member may request that the questions may be considered at a meeting of the committee and thereupon the chairman may direct that it to be so considered। मतलब अगर कोई क्वेश्चन सर्कुलेशन ऑफ पेपर के द्वारा रिफ़र किया गया हो और कोई एक मेंबर ये रिक्वेस्ट करता है कि इस क्वेश्चन को या इस पर्टिकुलर थिंग को हमें मीटिंग में कंसिडर करना है, मतलब वो पेपर में नहीं तो उसे हम डिस्कस करेंगे मीटिंग में, तब जो चेयरमैन है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, या तो उसे पेपर में ही कंटिन्यू कर सकता है या फिर जैसा कि मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है उस रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए उसे वो मीटिंग में कंसिडर कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ थ्री और मोर मेंबर्स मेक सच रिक्वेस्ट, द चेयरमैन शैल डायरेक्ट दैट इट टू बी सो कंसिडर्ड। डायरेक्ट इट टू बी सो कंसिडर्ड मतलब देखिए यहाँ पे कहता है अगर कोई एक मेंबर करता है रिक्वेस्ट तब चेयरमैन जो है वो मैं डायरेक्ट था, मतलब कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि वो या तो मीटिंग में ले या ना ले। लेकिन जब 3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स रिक्वेस्ट करें तब चेयरमैन को वो मीटिंग में कंसिडर करना ही होगा, फिर वो सर्कुलेशन ऑफ पेपर का ऑप्शन नहीं रहता, वो फिर बाउंड हो जाएगा बाय रूल। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। द कमिटी शाल मीट एट सच प्लेसेस एंड टाइम एज मे बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। अब मीटिंग का जो टाइम है या प्लेस है ये कौन डिसाइड करेगा, तो इसका सोल राइट है चेयरमैन को। चेयरमैन उस कमिटी की मीटिंग मतलब कहाँ मीटिंग करना है उसका टाइम और प्लेस डिसाइड करता है। एक बार जब कमिटी का बिजनेस फिक्स हो गया, उसके बाद उसका टाइम फिक्स हो गया, प्लेस फिक्स हो गया, उसके बाद उसका नोटिस भेजना होता है मीटिंग का, तो वो नोटिस कौन भेजेगा और कितने दिन में भेजना पड़ता है, ये नोटिस ऑफ मीटिंग्स रूल नंबर 12 में दिया गया है। द सेक्रेटरी to the meeting shall give at least 14 days notice to the every member of the meeting committee
प्रेजेंट इन इंडिया ऑफ द टाइम एंड प्लेस फिक्स्ड फॉर ईच मीटिंग। मतलब जिस भी मीटिंग को लेना है उस मीटिंग के डेट से जो फिक्स हुई थी ना, रूल नंबर 11 में जो अपना डेट जो मतलब टाइम जो था, प्लेस जो फिक्स हुआ था, उस डेट से 14 डेज पहले सारे मेंबर्स को जो कमेटी का सेक्रेटरी होता है वो नोटिस भेज के बताएगा कि इस दिन पे, इस समय पे, इस जगह पे ये मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। ये क्या करेगा सेक्रेटरी? 14 डेज के पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेज के बता देगा। साथ में अब ये तो हो गया कि आपका नोटिस भेजना है, टाइम क्या था उसका और प्लेस क्या था। अब उस मीटिंग में एजेंडा क्या रहेगा, बिजनेस क्या रहेगा, उसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना हो, वो जो टॉपिक है वो 7 दिन के पहले, मतलब जिस दिन मीटिंग है उसके 7 दिन के पहले डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा सारे मेंबर्स को वो एजेंडा ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एन इमरजेंट मीटिंग इज कॉल्ड एटलीस्ट 2 days क्लियर नोटिस शैल बी गिवन। लेकिन अभी कभी क्या हो, अगर इमरजेंसी में कोई मीटिंग लेना हो, कोई मैटर इमरजेंसी में आ गया हो, उस केस में जो 14 डेज का नोटिस था उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 days हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपको मीटिंग लेना है उसके कम से कम 2 दिन पहले फिर ये नोटिस देना होगा सारे मेंबर्स को। अब नोटिस देने के बाद ये नोटिस देना कैसे है? तो या तो हम नोटिस रिफर टू इन सब रूल 1 शैल बी डिलीवर्ड एट और पोस्टेड टू द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मेंबर्स। जो भी मेंबर्स का प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां इस नोटिस को भेजना है, पोस्ट करना है। नेक्स्ट है सब रूल नंबर 3, नो बिजनेस which is not on program shall be considered at meeting without permission of the chairman। अब क्या हुआ था कि बिजनेस उसका फिक्स हो गया था मीटिंग का कि क्या क्या टॉपिक हमारा उस किस क्वेश्चंस पे वहाँ पे डिस्कस करना है, बस वही क्वेश्चन या वही जो एजेंडा है, वही बिजनेस है, वो वहाँ डिस्कस होगा। अदर देन डैट अगर कोई दूसरा प्रोग्राम वहाँ पे, कोई दूसरा बिजनेस वहाँ पे डिस्कस करना है, कंसिडर करना है, तो उसके लिए चेयरमैन की परमिशन पहले लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन वहाँ कोई दूसरा टॉपिक नहीं डिस्कस होगा। नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग एट मीटिंग। अब जो मीटिंग कमेटी कंडक्ट करेगी उसका प्रेसिडेंट कौन रहता है? द चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी विच इज प्रेजेंट। मतलब कमिटी की जो भी मीटिंग होती है, जितनी भी मीटिंग होती है, उसमें बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ही प्रेसिडेंट रहता है अगर वो प्रेजेंट है तब। लेकिन अगर चेयरमैन अब्सेंट हो उस मीटिंग से, उस केस में जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अपने में से ही किसी पर्सन को इलेक्ट करेंगे टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, और वो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेगा उसे सारे पावर्स जो एक चेयरमैन एंजॉय करता है वो सारे पावर्स उस फॉर टाइमिंग जो प्रेसिडेंट बना हुआ है उसे वो पावर एक्सरसाइज करने के पावर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कोरम। कोरम मीन्स मिनिमम कितने मेंबर्स होना चाहिए तब किसी भी मीटिंग का या किसी भी कमेटी का जो प्रोसीडिंग्स है वो लीगल माना जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कमिटी अनलेस एट लीस्ट 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन आर प्रेजेंट। मतलब जब तक कमेटी के 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन प्रेजेंट ना हो तब तक कोई भी मीटिंग का जो बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट नहीं होगा, मतलब वो मीटिंग का प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोवाइडेड दैट एट एनी मीटिंग इन विच लेस देन 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन आर प्रेजेंट द चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग टू अ डेट नॉट लेस देन 14 days। मीन्स अगर किसी मीटिंग में 4 मेंबर्स से कम हो इंक्लूडिंग चेयरमैन, तब चेयरमैन क्या कर सकता है, देखो अगर चेयरमैन था अब्सेंट तब कोई दूसरा चेयरमैन, दूसरा प्रेसिडेंट जो था, है ना, वो एडजर्न कर सकते हैं मीटिंग को। किस केस में? अगर 4 से कम मेंबर हो तब। अब कब? तो एडजर्न करने के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है उसका डेट उस दिन, जिस दिन एडजर्न हुआ है उस दिन से 14 days से ज़्यादा का ना हो, मतलब 14 days के अंदर वो नेक्स्ट जो मीटिंग है, पोस्टपोन की हुई मीटिंग, उसे कंडक्ट करना होगा। और वो जो डेट है, किस डेट में वो नेक्स्ट मीटिंग लेने वाले हैं,
वो उस प्रेजेंट मेंबर्स, उस जगह जो प्रेजेंट है उनको बताना है, और जो प्रेजेंट नहीं है, जो अब्सेंट है, उन्हें फिर उस डेट का, जिस डेट में मीटिंग होने वाली है उसका नोटिस भेजना है, और उस नोटिस भेज के उसको उस मीटिंग के लिए, जो पोस्टपोन की हुई मीटिंग है, उसको वहाँ बुलाना है। अगर उस मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, फिर भी उसमें मेंबर्स जो है 4 से कम ही हैं, तो फिर चेयरमैन जो है उस मीटिंग को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कोरम, मतलब मेंबर्स कितने भी हो, फिर भी वो उस मीटिंग को कंडक्ट करेगा, और उसमें दिए गए जितने भी प्रोसीडिंग थी, वहाँ पे जो भी एक्शंस लिया गया है, वो डिसीजन मान्य रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स अटेंडिंग, मतलब कितने भी मेंबर्स हैं, लेकिन उसका जो एक्शंस था, उसका जो भी प्रोसीडिंग था, वो लीगल माना जाएगा। नेक्स्ट है डिसीजन बाय मेजोरिटी। अब कोई भी क्वेश्चन रिफर किया गया था कमेटी को बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर, या इधर बाय अगर वहाँ पे हम उसको ले रहे प्रोसीडिंग में, उस समय जो भी डिसीजन है वो मेजोरिटी में लिया जाएगा। अब समझो सर्कुलेशन ऑफ पेपर से अगर कोई डिसीजन लेना है, तो मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन जिस तरह हो, जिस तरीके तरफ, जिस साइड में हो, उस ओपिनियन को, मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन जो भी था, उस पेपर जो सर्कुलेट हुआ था उस पे, उसका मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन जो भी था उसके हिसाब से उस क्वेश्चन का डिसीजन लेंगे। क्योंकि अभी जो जैसे कोई मैटर था जिसके लिए हमने पेपर सर्कुलेट किया, जैसे अब कोई एक टॉपिक था, उसके लिए एक क्वेश्चन जो था वो पूरे 8 मेंबर में, 7 मेंबर में क्या किया गया था, पेपर सर्कुलेट करके दिया गया था। अब 7 का जो भी रिप्लाई आया है, जो भी ओपिनियन आया है, या हो सकता है कोई एक बाहर था तो 6 थे मेंबर, जो भी केस था, अब जिस भी ओपिनियन को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं वो डिसीजन फाइनल होगा बाय द मेजोरिटी। नेक्स्ट है ऑल क्वेश्चन रिफर्ड टू अ मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट क्वेश्चन। अब पहले में क्या था कि पेपर सर्कुलेट किया गया था, अब सेकंड में क्या किया गया है, क्वेश्चंस उस मीटिंग में रिफर किया गया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेंबर्स उस समय उस जगह प्रोसीडिंग में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उनका वोट उस जगह लेना पड़ेगा, और मेजोरिटी ऑफ वोट जिस ओपिनियन में जाता है, जिस भी डिसीजन के लिए जाएगा, वो डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मेंबर एब्सेंट है उनका वोट यहाँ पे मान्य नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट था उन्हीं का वोट लेंगे, लेकिन जो मेंबर्स एब्सेंट हो उनके वोट से कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ an equal division of votes or opinions, the chairman shall exercise an additional vote or opinion। अगर वोटिंग होता है, उसमें ओपिनियन आता है, पहले वाले में सब रूल में ओपिनियन दिया था, सब रूल 2 में वोटिंग दिया था, अगर वो इक्वल हो जाते हैं, है ना, इक्वल डिवीजन हो जाता है, उस केस में चेयरमैन अपना वोट या ओपिनियन देगा टू डिसाइड द केस, या जो भी क्वेश्चन था उसके, है ना। अगर समझो एक क्वेश्चन था, हाँ में 3 लोग हैं, ना में 3 लोग हैं, तो उस केस में चेयरमैन दो में से किसी एक जगह क्या करता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, सो दैट डिसीजन जो है उस समय लिया जा सके। नेक्स्ट है एनी मेंबर डिसएग्रीइंग विद द डिसीजन ऑफ द कमिटी में एंटर अ नोट ऑफ डिसेंट विच शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग। अब क्या होता है, जैसे इक्वल था, इक्वल आया, या कोई मेंबर्स का जो उसने वोटिंग किया उसके हिसाब से डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि मेजोरिटी वाला काम था यहाँ पे, तो सबका हिसाब से तो यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता, तो कोई ना कोई रहेगा जिसका ओपिनियन शायद उस डिसीजन के रिवर्स में हो या अलग हो, तो उस समय इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो उसका डिसेंट है, जो जिसका डिसएग्रीमेंट है, वो डिसेंट नोट लिखेगा, में इंटर नोट ऑफ डिसेंट, और ये जो नोट लिखेगा वो उस प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। अब जो मीटिंग ली गई थी, है ना, द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी शैल सर्कुलेट द प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग, मतलब जितने भी प्रोसीडिंग हुई है उस कमेटी की, वो प्रोसीडिंग जो है वो सारे मेंबर्स जो इंडिया में प्रेजेंट हैं उन सबको सर्कुलेट करेगा, है ना, जितना भी उसका प्रोसीडिंग था, कैसे कैसे क्या क्या सीन हुआ है और क्या डिसीजन हुआ है, पूरा जो प्रोसीडिंग है वो जितने मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है सबको क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। एंड देयर आफ्टर रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग इन अ माइन्यूट बुक विच शैल बी केप्ट फॉर द परमानेंट रिकॉर्ड। और सर्कुलेट होगा तो साथ ही साथ क्या करेगा, एक परमानेंट जो बुक है, परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो माइन्यूट बुक में
एंटर करेगा, जो भी उसका प्रोसीडिंग था उसको उस बुक में लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग शैल बी साइंड बाय द चेयरमैन। अब जो माइनट बुक पे जो रिकॉर्ड किया गया हो उस पर साइन कौन करेगा? चेयरमैन। रिकॉर्ड तो करेगा अपना सेक्रेटरी, लेकिन उसमें साइन जो होती है वो चेयरमैन की होती है। इसका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 17 अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है अदर दैन जो 8 मेंबर्स थे उनके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा मेंबर्स लिए गए हो, है ना, एक स्पेशल मैटर्स पे अगर किसी का ओपिनियन लेना हो, जैसे एडवोकेट हो या कोई भी अलग अलग फील्ड के हो, और उन्हें नॉन ऑफिशियल, वो क्या हो जाएंगे? नॉन ऑफिशियल मेंबर हो जाएंगे। तो ऑफिशियल मेंबर के लिए तो यहाँ पे रिनमरेशन का पैटर्न दिया हुआ था कि इतना इतना पैसा जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा। वैसे ही अगर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं उनका TADA जो होता है, ट्रैवलिंग या डेली अलाउंस जो होता है, नॉन ऑफिशियल को कितना देना है, अब वो कैसे होगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है बाय कमीशन एंड बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। उसमें क्या होगा? टाइम टू टाइम नॉन ऑफिशियल्स को कितना देना पैसा वो दिया गया रहता है। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस एंड अकाउंट्स। जो भी मीटिंग थी, जो भी कमेटी का करस्पॉन्डेंस था या जो भी उसके अकाउंट्स थे, ये कौन रखेगा? ये रखेगा सेक्रेटरी। नेक्स्ट है अपीयरेंस एट हियरिंग। अगर किसी भी मैटर के लिए कमेटी बैठी थी, जैसे किसी एक माइन में कोई केस हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी हो, अब उसके लिए क्या है? हियरिंग हुई है, कमेटी पे हियरिंग हो रही है, तो उस माइन की पार्टी को अगर विटनेस एज ए विटनेस बुलाना है तब उन्हें इन पर्सन आना पड़ेगा। एनी अपीयरेंस रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पार्टी बिफोर द कमिटी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड एज ए विटनेस। अगर एज ए विटनेस उन्हें बुलाया जाता है तो उनको पर्सन मैसेज उनको खुद आना पड़ेगा। लेकिन अगर एज ए विटनेस नहीं है, कोई दूसरा तरीके से उनको अगर हियरिंग के लिए बुलाया गया है, तब वो किसी दूसरे पर्सन को या अपने बिहाफ में किसी एजेंट को भेज सकते हैं या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को वो भेज सकते हैं टू रिप्रेजेंट देयर ओपिनियन, जो उनका हियरिंग में जरूरी होता है। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा। अब जो भी कमेटी की प्रोसीडिंग होगी, जो भी एक्शंस होगी, उसे कैमरा में रिकॉर्ड करना जरूरी है। यहाँ पे दिया गया रूल नंबर 20। अनलेस द चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट। अगर चेयरमैन को किसी और तरीके से प्रोसीडिंग को रिकॉर्डिंग करना है तो वो अलग बात है। अगर डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई बता रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कमेटी की प्रोसीडिंग होती है उसे कैमरा में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये जो रिकॉर्डिंग है उसे एज ए कॉन्फिडेंशियल इन नेचर माना जाएगा। थैंक यू।